इंजन की कंडीशन आपके सामने है। इसके टेपर्ड कवर के जितने भी बोल्ट हैं वो टोटल डैमेज हैं या सारे के सारे आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं, जो कि मैं साथ-साथ आप लोगों को दिखाता जाऊँगा। इसके साथ-साथ जितनी भी इंजन की वायरिंग है वो भी टोटल डैमेज है। कोई भी ग्रिप ऐसा नहीं है जो कि रिपेयर ना हो। टोटल ग्रिप डैमेज है, टोटल वायरिंग इसकी रिपेयर्ड है, जो कि कंडीशन में आपको साथ-साथ व्लॉग में दिखाता जाऊँगा। फाइनली हम आ चुके हैं गाड़ी के ऊपर और गाड़ी कौन-सी है जी, होंडा सिविक रिबॉर्न 2007 मॉडल गाड़ी है, जो कि हमारे पास आई है फर्स्ट टाइम। और गाड़ी की माइलेज की बात की जाए तो 1,39,000 किलोमीटर चली हुई है। कस्टमर कह रहे हैं कि मैंने गाड़ी रिसेंटली ही परचेज़ की है। परचेज़ करने के बाद मुझे गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मसले-मसाइल फ़ील हो रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं लोकल की बजाय डीलरशिप पे गाड़ी लेके जाता हूँ और इसको प्रॉपर एक दफ़ा डिटेल इंस्पेक्शन करवा के देखता हूँ कि गाड़ी के अंदर क्या-क्या मसले-मसाइल है और कौन-कौन से इसके काम होने वाले हैं। सबसे पहले अगर गाड़ी की बात की जाए कवर टॉप की, तो वो भी डैमेज है। शॉक वाली साइड के जो पार्ट हैं वो इसके मिसिंग हैं और बाकी जो कवर टॉप है उसको खड़पेचों के साथ फिट किया हुआ है। और साथ ही साथ अगर गाड़ी के इंजन की बात की जाए तो इंजन की कंडीशन देखने में काफ़ी ज़्यादा वीक लग रही है और काफ़ी सारे पार्ट इसके मिसिंग भी हैं। गाड़ी जो है उसको मतलब ऑयल वाला पंप इसका निकाल के इसको ईपीएस किया हुआ है, लेकिन वो किस तरह से किया हुआ है वो भी मैं साथ-साथ आप लोगों को दिखाता जाऊँगा। अगर इसके इंजेक्टर्स की वायरिंग की बात की जाए तो वो भी टोटल डैमेज है। इसके टेपर्ड कवर के जो बोल्ट हैं उनकी बात की जाए तो वो भी टोटल डैमेज हैं, मतलब टूटे हुए बोल्ट ऐसे ही फिट किए हुए हैं। और जो बाकी के बोल्ट ठीक हैं वो सारे डैमेज हैं, उनके अंदर वॉशर्स लगा के लोकल वाले बोल्ट लगाए हुए हैं। साथ ही साथ अगर इसके बात की जाए कैटालिटिक कन्वर्टर की, तो इसके 2 काबले लगे हुए हैं, 2 नीचे वाले जो स्टड हैं वो उसके अंदर मिसिंग है, वो है ही नहीं है। साथ ही साथ अगर इसकी इग्निशन कॉइल हमने ओपन की हैं, तो इग्निशन कॉइल ओपन करने के बाद कॉइल्स भी टोटल डैमेज हैं और इसकी जो वायरिंग है उसकी तो बहुत ही बुरी किस्म की हालत हो चुकी है, जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर साथ-साथ दिखाता जाऊँगा। ये बोल्ट आप चेक करें, ये वाला बोल्ट हमने बाहर निकाला तो ये टूटा हुआ बोल्ट है, ऐसे ही ऊपर रख के कस्टमर को गाड़ी डिलीवर कर दी गई है। अब देखें, हम लोग डीलरशिप पे कभी भी इस तरह के काम नहीं करते। अगर बोल्ट डैमेज हो भी गया है तो आप उसको ठीक करें, आप उसको एज़ इट इज़ ही कस्टमर को गाड़ी ना दें। अब ये वाली अगर वायरिंग की बात की जाए ऑक्सीजन सेंसर की, वो भी टोटल डैमेज है, सारी रिपेयर हुई है। और साथ ही साथ अगर इसके मतलब जो कॉइल्स के ग्रिप्स वगैरह हैं वो भी सारे डैमेज हैं। मतलब वायरिंग का कोई भी ऐसा ग्रिप नहीं है जो कि रिपेयर ना हो और टूटा हुआ ना हो। टोटल वायरिंग इसकी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि 100 क्या 500% डैमेज हो चुकी है, जो कि हमें चेंज करनी पड़ेगी। देखें, जब इस तरह की गाड़ी के ऊपर आप काम करते हैं तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको एहतियात करनी पड़ती है। आप एक काम सीधा करेंगे तो 4 और काम इसके ख़राब होना शुरू हो जाएँगे। बाकी इसके गियर की बात की जाए तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है इसके ऊपर क्या काम किया गया है कि इसकी जो वायरिंग है वो भी सारी रिपेयर्ड है और थ्रॉटल बॉडी के हालात आपके सामने ही हैं। इसके जो वॉल बॉडियों के ग्रिप्स वगैरह हैं उनके लॉक है ही नहीं है। अगर आप उनको हल्का सा टच करते हैं तो ग्रिप एज इट इज़ ही बाहर निकल आते हैं। और साथ ही साथ देखिए, इसके जो हीटर के पाइप हैं उनको भी सिलिकॉन लगा के लोकल्स क्लिप लगाए हुए हैं। और बाकी इसकी वायरिंग के हालात आप चेक करें, नीली पीली तारें, हरी तारें एज इट इज़ ऐसे ही लेफ़्ट राइट जा रही हैं। कोई पता ही नहीं है कि ये वायरिंग किस चीज़ की है और ये वायरिंग कहाँ से कहाँ की तरफ जा रही है। बाकी गाड़ी की अगर बॉडी की वायरिंग की बात की जाए तो उसके हालात भी आपके सामने हैं। जगह-जगह पे इसकी जो रिलेज़ हैं वो लगाई गई हैं। अब ये रिलेज़ किस चीज़ की हैं ये भी कोई आइडिया नहीं है। जब गाड़ी को हम प्रॉपर डायग्नोस करते जाएँगे साथ-साथ तो सारी चीज़ें आप लोगों को हम शेयर करते जाएँगे। लेकिन हमें फ़ील हो रहा है कि गाड़ी की जो स्टीयरिंग असेंबली है वो जेन्युइन जो ऑयली आती है वही लगी हुई है, लेकिन अपर साइड से उसके सारे पार्ट रिमूव किए हुए हैं। अब उसको ईपीएस कैसे किया गया है वो हमें नहीं आइडिया है, वो मैं वीडियो में आपको साथ-साथ दिखाता जाऊँगा। अब गाड़ी के स्पार्क प्लग की बात की जाए तो प्लग्स जो हैं वो 3 और हैं, एक और प्लग है और प्लग के हालात भी आपके सामने हैं। अब किस तरह के जुगाड़ किए हुए हैं, अब कस्टमर ने किस तरह की गाड़ी ले ली है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को व्लॉग के अंदर शेयर करता जाऊँगा। कस्टमर तो खुद बहुत परेशान है कि यार ये मैंने क्या चीज़ ले ली है, मुझे तो आइडिया ही नहीं था गाड़ी का। अब ये इसकी इग्निशन कॉइल हैं, कॉइलों के हालात भी आपके सामने हैं। देखें, जब गाड़ी हमारे पास आई है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं गाड़ी की डिटेल आपको बताऊं कि गाड़ी के क्या हालात हैं, क्या हालात थे, कौन से पार्ट डैमेज हैं और कौन से ठीक हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस डिटेल में बनाई हुई हैं कि जब भी आपने गाड़ी परचेज़ करनी है, आप किसी ऐसे बंदे को ट्रस्टेबल को साथ लेके जाएँ जो कि आपको एग्ज़ैक्ट चीज़ें चेक करके बताए। ये ना हो कि दूसरी साइड से कमीशन मिले और वो बोले कि गाड़ी ओके है।
अब गाड़ी का टेपर्ड कवर जो था उसके हमने इंजन के बोल्ट वगैरह ओपन करके टेपर्ड कवर को जैसे ही अलग किया है, तो टेपर्ड कवर के अंदर के हालात आपके सामने हैं और साथ ही साथ टेपर्ड के भी अंदर के हालात आपके सामने हैं। इंजन के हालात इस तरह से हैं जैसे मतलब आप कह सकते हैं कि एक दफ़ा इंजन ऑयल आपने चेंज किया है और 20-50 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद आपने दोबारा कोई ऑयल चेंज किया हो, या तो बहुत ही कोई थर्ड क्वालिटी का ऑयल इसमें इस्तेमाल होता रहा है जिसने इसकी ये हालत की है। बाकी इंजेक्टर की वायरिंग मैं आपको बता रहा था, तो इंजेक्टर की वायरिंग के हालात भी आपके सामने हैं। टोटल ग्रिप डैमेज हैं, सब के सब इसके जो ग्रिप्स हैं उनको टेपिंग करके रिपेयर किया हुआ है और टेपर्ड कवर की भी काफ़ी ज़्यादा लीकेज है। अब ये तो गाड़ी अपर साइड से है, जब हम इसको लिफ्ट अप करेंगे तो बाकी इंजन के हालात हमारे सामने आएंगे, हमें डिटेल में पता चलेगा कि इसकी क्या सूरत हाल है, कौन सी चीज़ें इसकी मज़ीद डैमेज हैं। हम तो ख़ुद गाड़ी को चेक करते जा रहे हैं और हम तो ख़ुद परेशान हैं कि कस्टमर ने इस तरह की गाड़ी कैसे ले ली है। कस्टमर अब ये चीज़ में परेशान है कि मैं क्या करूं, मैं गाड़ी को अगर सेल करूंगा, मैंने तो गाड़ी ले ली है, लेकिन मैं अगर इसको ऐसे बेचूंगा तो ये गाड़ी मेरी इस तरह से सेल नहीं होगी। अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं गाड़ी का काम करवाऊं, इसको सेल करूं या क्या करूं। फ़िलहाल तो हमने सारी गाड़ी को चेक करते जा रहे हैं और आपको भी साथ-साथ बताते जा रहे हैं। साइड के शॉक माउंट की बात की जाए तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा स्पेसर ओवर नट जो हैं वो रख के इसको टाइट किया हुआ है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये गाड़ी चल कैसे रही होगी जिस गाड़ी के इस तरह के हालात हैं। अब मैं तो इस चीज़ से परेशान हूँ कि ये कस्टमर ने गाड़ी ले किस तरह ली है। अब इस बंदे को इतना ही नहीं पता कि गाड़ी के अंदर मैंने कुछ चीज़ें देखनी भी हैं। अब ये बोल्ट जो टेपर्ड कवर की ओरिजिनल हैं, ये इसके डैमेज हैं और कुछ जो बोल्ट ठीक हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट करके ओवर खिंच चुके हैं। ये वाले बोल्ट टेपर्ड कवर के नहीं हैं, लेकिन इसके अंदर स्पेसर वॉशर्स रख के इसको टाइट किया हुआ था, जो कि फिर भी टेपर्ड कवर प्रॉपर अच्छे से फिट नहीं हुआ था। ये इसकी एयर फिल्टर की कंडीशन है, ये भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। साथ ही साथ गाड़ी को करते हैं लिफ्ट अप। गाड़ी को लिफ्ट अप करने के बाद अगर इसके शॉक्स की बात की जाए तो इसमें जो जंपर्स हैं वो स्टॉपर वो आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। डस्ट बोर्ड इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है और जो लोअर स्प्रिंग रबर हैं वो भी इसमें आफ्टर मार्केट मोटी वाली लगी हुई हैं। और अगर इसके आर्म की बात की जाए तो उसके बुश जो हैं वो भी क्रैक हैं। अब अगर दूसरी साइड की बात की जाए तो इस साइड का जो स्टॉपर है वो भी आफ्टर मार्केट है। डस्ट बोर्ड इसमें है ही नहीं है। स्प्रिंग रबर जो है वो भी आफ्टर मार्केट लगी हुई है और इसका जो लो आर्म का बुश है वो भी क्रैक है। अब गाड़ी को लिफ्ट अप करके आपको बाकी की डिटेल शेयर करते हैं कि गाड़ी के सस्पेंशन के फ्रंट एंड बैक के क्या हालात हैं। इंजन की कंडीशन तो अपर साइड से मैंने आप लोगों को दिखाई दी है। गाड़ी को हमने लिफ्ट अप किया है, शॉक के हालात आपके सामने हैं। जो इसकी जो ड्राइव शाफ्ट है उनमें से भी ग्रीसिंग निकल रही है और साथ ही साथ बॉल जॉइंट के बूट भी डैमेज हैं, स्टीयरिंग असेंबली के बूट भी डैमेज हैं और इसके जो इंजन है उसमें से इतनी ज़्यादा लीकेज है कि आप परेशान हो जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि ऑयल लीकेज कहाँ कहाँ से कर रहा है। सब फ्रेम के हालात भी आपके सामने हैं, कितनी ज़्यादा लीकेज है। सब फ्रेम के ऊपर जो इसकी स्टीयरिंग असेंबली है उसके भी हालात आपके सामने हैं। स्टीयरिंग असेंबली जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, इसकी जो ओरिजिनल ओईएम आती है ऑयल वाली वही लगी हुई है, लेकिन अब ईपीएस मोटर कहाँ पे फिट है उसका हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है। वो मैं जैसे जैसे गाड़ी को डायग्नोस करता जाऊंगा आप लोगों को साथ साथ शेयर करता जाऊंगा। सब फ्रेम के हालात भी आपके सामने हैं। सस्पेंशन गाड़ी की बिल्कुल ख़त्म है। जिस तरह की इंजन और गियर की हालत है सेम लाइक वैसे ही इसकी जो सस्पेंशन की हालत है वो भी वैसे की वैसी ही है। अब इंजन ऑयल के जो हालात हैं वो मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जहां से ऑयल की लीकेज नहीं हो रही है। टॉर्क माउंट का जो स्पेसर है उसके जो अपर साइड के बोल्ट हैं वो भी नहीं लगे हुए, वो भी मिसिंग है और इसकी जो टॉर्क कन्वर्टर बोल्ट की शीट आती है वो भी नहीं लगी हुई, वो भी मिसिंग है। अब मुझे तो ये समझ नहीं आती है, मैं तो खुद गाड़ी को देख के इस वजह से परेशान हूँ कि मतलब इस बंदे ने इतने पैसे गाड़ी के ऊपर लगाए हैं और गाड़ी बाय की है, लेकिन इस बंदे को इतना ही पता नहीं है कि मैंने गाड़ी बाय करते वक्त कुछ चीज़ों को देखना है, कुछ चीज़ों को मैंने देखना है, बाद में मुझे ये ना हो कि मैंने गाड़ी कौन सी ले ली है। अब कस्टमर से मैंने पूछा है कि आपने किसी को गाड़ी नहीं दिखाई, उन्होंने कहा यार नहीं, मुझे बस गाड़ी अच्छी लगी देखने में बाहर से तो मैंने गाड़ी ले ली है। अब मैं गाड़ी लेने के बाद काफ़ी सारे मसले मसाइल फ़ील हो रहे थे तो मैं लेके आपके पास आ चुका हूँ। अब इस गाड़ी के अंदर पावर पंप भी लगा हुआ है, लेकिन पावर पंप लगा हुआ है उसके साथ पाइप नहीं लगे हुए। जैसा कि मैंने पहले आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि गाड़ी का जो सिस्टम है वो ओईएम लगा हुआ है, जो जेन्युइन कंपनी की तरफ से ऑयल वाला आता है, लेकिन ईपीएस मोटर कहाँ पे फिट है अभी तक हमें नज़र नहीं आई। हो सकता है कि अंदर कॉलम में ऑल्ट्रेशन करके उसको काट पीट के वहाँ पे मोटर फिट की हो,
लेकिन वो भी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को व्लॉग में दिखाता जाऊँगा, ताकि मेरे सब्सक्राइबर जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको ये सारी चीज़ों का पता हो, ताकि अगर वो इस तरह की चीज़ बाय करते हैं तो वो इस तरह का नुकसान ना करें, जो कि बाद में बंदे को पछताना पड़े कि यार ये मैंने पैसे कहाँ पे ज़ाया कर ली हैं। अब गाड़ी के अगर बैक सस्पेंशन की बात की जाए तो भी मैं आप लोगों को साथ-साथ दिखाता जाऊँगा। फ्यूल लाइन, एग्ज़ॉस्ट पाइप वगैरह इसका ठीक है। उसके साथ-साथ इसके जो रबर माउंट हैं उसके साइलेंसर के वो डैमेज हैं, वो भी कोशिश करेंगे कि चेंज कर दें। अगर बैक सस्पेंशन की बात की जाए तो बैक सस्पेंशन भी लाइक जैसे फ्रंट का है वैसे ही डैमेज है। काफ़ी सारे पार्ट इसके चेंज होने वाले हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि अगर गाड़ी का काम हम स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे और क्लोज़ कहाँ पे करेंगे? क्योंकि इंजन को देखें वो ख़त्म है, ट्रांसमिशन को देखें उसके साथ बुरे हालात हैं, वायरिंग को देखें वो डैमेज है, ईपीएस को देखें वो ख़राब है, सस्पेंशन को देखें वो ख़राब है, फ्रंट एंड बैक। अब ये समझ नहीं आ रही है कि गाड़ी का स्टार्ट क मतलब जो काम का है वो कहाँ से करें? क्या ठीक करें, क्या ठीक ना करें? कस्टमर तो बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि देखें हमने वो 2 नंबर काम नहीं करना है। हमने गाड़ी में जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, कस्टमर काम करवाएँ या ना करवाएँ, हमने उनको सब चीज़ें बताना ज़रूरी है। ब्रेक पैड लोकल हैं, प्लेट्स की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, सस्पेंशन की अपर आर्म जो हैं उसके जो बुश हैं वो भी क्रैक हैं, और लोअर जो हैं बुश वो भी क्रैक हैं। शॉक जो हैं उन पे हल्की-फुल्की सीपेज है, और इसकी जो हब्स हैं उनके जो बुश हैं वो भी क्रैक हैं। और साथ ही साथ अगर मज़े की चीज़ मैं आपको बताऊँ, गाड़ी के अंदर बैक के ऊपर इसका जो स्टेबलाइज़र बार आता है और ज़ीलिंग आती है वो है ही नहीं है। वो मतलब मिसिंग हैं। जिस बंदे ने भी काम करने के लिए ये उतारी हैं, उसने मुनासिब ही नहीं समझा कि इसको दोबारा से फिट किया जाए। बाकी के हालात आपके सामने हैं। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएँगे कि इस गाड़ी को हम रिस्टोर करेंगे या क्या करेंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।